पांचों तखरीबकारों को लाहौर में मुतय्यन भारतीय तखरीबकार समेत मैंने मौत के घाट उतार दिया था और किसी को कानो कान खबर न हुई थी। अब सबसे मुश्किल मरहला आगे आ रहा था। वो मरहला ये था कि अगर मैं दिल्ली के किले वाले तखरीबकार ट्रेनिंग सेंटर में गया तो सेंटर के चीफ को क्या बताऊंगा कि मेरे साथियों का क्या अंजाम हुआ। अगर वो मारे गए तो कैसे मारे गए, किसने उन्हें मारा, और अगर वो मारे गए तो मैं कैसे जिंदा बच गया। जरूरी अमर था कि उन्हें मुझ पर शक पड़ता कि कहीं पाकिस्तान का जासूस तो नहीं हूँ। इस सिलसिले में प्रोफेसर और गुलखान से मशवरा बहुत जरूरी था। जब जरा दिन चढ़ा तो मैंने बस्ती निजामुद्दीन के गेट के करीब जो टेलीफोन बूथ था वहां से गुलखान को फोन किया और उसे कोड अल्फाज में बताया कि मैं आ गया हूँ। गुलखान ने कहा कि वो पहुंच रहा है। 1 घंटे बाद गुलखान और प्रोफेसर जमशेद दोनों मेरे पास पहुंच चुके। मैंने उन्हें सारी रुदात सुनाई तो वो सोच में पड़ गए। प्रोफेसर ऐनक के शीशे साफ कर रहा था। कहने लगा, तुमने सब कुछ जल्दी में किया है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनके साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान जाकर तुम उन्हें हलाक करते तो बात समझ में आ सकती थी। अब मामला मशकूक हो गया है। गुलखान ने भी प्रोफेसर की तायद की। मैंने कहा, अगर मैं उनके साथ पाकिस्तान चला जाता तो उन्हें हलाक करने के बाद मुझे वापस आने में मुश्किल पेश आ सकती थी। पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं था। प्रोफेसर जमशेद ने गुलखान को मुखातिब करके कहा, गुलखान, अब जो होना था वो हो गया है। तुम ये बताओ कि इसका वापस उन लोगों के पास जाना मुनासिब रहेगा जिन्होंने इसे पार्टी के साथ तखरीबकारी के वास्ते पाकिस्तान भेजा था। गुलखान थोड़ी देर गौर करता रहा, फिर कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि इसे उनके पास नहीं जाना चाहिए। चाहे कैसी ही कहानी घड़कर उन्हें क्यों न सुनाए, उन लोगों को शक पड़ना जरूरी है। ये बात किसी की भी समझ में नहीं आएगी कि सारी पार्टी खत्म हो जाए और हमारा कमांडो दोस्त जिंदा वापस आ जाए, और वो भी भारतीय सरजमीन पर ये वाकया पेश आए। मैंने कहा, मैं ये कह सकता हूँ कि हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे कि पाकिस्तानी रेंजर से मुठभेड़ हो गई। हमने भी फायरिंग की लेकिन हमारा असलहा खत्म हो गया। मेरे साथी मारे गए इस फायरिंग में और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकल गया। प्रोफेसर ने कहा, मेरा ख्याल है लक्ष्मी दयाल बड़ा काइया आदमी है। वो तुम्हारी कहानी पर कभी यकीन नहीं करेगा। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अब तखरीबकारों के ट्रेनिंग सेंटर को भूल जाओ। मैंने इस पर एतराज करते हुए कहा, लेकिन प्रोफेसर, बुराई की जड़ तो अपनी जगह कायम है। मैंने आज इनके 5 तखरीबकार हलाक किए हैं तो कल वहां से मजीद 5 तखरीबकार तैयार होकर पाकिस्तान स्मगल कर दिए जाएंगे। मैं तो बुराई की जड़ को काटना चाहता हूँ। मैं इस ट्रेनिंग सेंटर के उसके चीफ लक्ष्मी दयाल और इंस्ट्रक्टर कालीदास समेत बम से उड़ा देना चाहता हूँ। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। गुलखान बोला, मेरा ख्याल है तुम एक बार तखरीबकारों के ट्रेनिंग सेंटर जरूर जाओ। नहीं जाओगे तो लक्ष्मी दयाल और रहीम बख्श के आगे मेरी पोजीशन खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि इस मुतासिब मुसलमान रहीम बख्श ने तुम्हें मेरी सिफारिश पर भर्ती करवाया था। एक बार तुम जाकर वहाँ जो ड्रामा करना है जरूर करो। इस तरह मेरी पोजीशन थोड़ी महफूज हो जाएगी। अगर लक्ष्मी दयाल और कालीदास ने वाकई तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लिया तो उसके बाद तुम बेशक ट्रेनिंग सेंटर को बम से उड़ा कर रूपोश हो जाओ। यही तो मैं भी चाहता था। मैंने गुलखान की बात की तायद करते हुए कहा। गुलखान ने इस सिलसिले में प्रोफेसर जमशेद से मशवरा मांगा तो वो आंखों पर ऐनक जमाते हुए कहने लगा, ठीक है, ये ड्रामा करना मेरे ख्याल में जरूरी हो गया है। गुलखान ने मुझे कहा, तो फिर तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तुम अभी वहाँ चले जाओ। दोपहर के बाद लक्ष्मी दयाल तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर में शायद न मिले, मगर अपना हुलिया जरा खराब करके जाना। ये तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है। अगर तुमने अच्छी तरह से अदाकारी की तो मेरा ख्याल है तुम इन लोगों को यकीन दिलाने में जरूर कामयाब हो जाओगे। हम रात को यहाँ आएंगे। तुम भी अंधेरा होने के बाद यहाँ आकर रिपोर्ट करना। अब हम जाते हैं। तुम हमारे जाने के थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाना। तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर के रास्ते का पता है ना? बिल्कुल पता है, मैंने जवाब दिया। उसके बाद गुलखान और प्रोफेसर जमशेद चले गए। मैंने सबसे पहले तो धमाका खेज महलूल वाली शीशी जेब से निकालकर अपने पलंग के नीचे छुपाई। फिर आईने में अपनी शक्ल देखी। लंबे सफर की वजह से मेरे चेहरे पर थकान के आसार थे। मैंने बालों को थोड़ा और परेशान किया, कपड़े वहीं रहने दिए, मकान को ताला लगाया, चौक से मोटर रिक्शा लिया और तखरीबकारी के ट्रेनिंग सेंटर की तरफ चल पड़ा। काफी फासला था। 3 घंटे बाद रिक्शा पुराने किले के खंडर वाले ट्रेनिंग सेंटर के बाहर पहुंचा। बाहर वही राष्ट्रीय सेवक संघ का बोर्ड लगा हुआ था। मैं सीधा लक्ष्मी दयाल के कमरे में चला गया। वो मुझे हैरान होकर देखने लगा। मुरली प्रसाद, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? जैक कहाँ है? आपको मालूम ही होगा कि जैक उस हिंदू का दूसरा नाम था जिसकी रहनुमाई में हमें नंदलाल के पास बॉर्डर पर पहुंचना था। जैक को वापस आ जाना था और मुझे दूसरे तखरीबकारों के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर जाना था। मैंने लक्ष्मी दयाल के कमरे में एंटर होते ही अदाकारी शुरू कर दी थी। सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने बड़े मायूसी के अंदाज में उसे सारी कहानी बयान कर दी कि किस तरह हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो अचानक एक तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स की जीप आ गई और उसने फायरिंग शुरू कर दी। नंदलाल और जैक के पास एक एक्सटेन गन थी। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, मगर हमारा असलहा खत्म हो गया। हम इंडिया के बॉर्डर की तरफ भागे, मगर पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमारा पीछा किया। वो हम पर बराबर फायर करते रहे। मेरे देखते देखते नंदलाल, जैक और बाकी साथियों को गोलियां लगी और वो गिर पड़े। पाकिस्तानी रेंजर्स मेरी तरफ फायरिंग करते दौड़े। मैंने एक खाई में छलांग लगा दी और अंधाधुंध भागने लगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे जान बचाने में कामयाब हुआ, वरना मेरा बचना नामुमकिन था।
खाई से निकलकर जम्मू की तरफ मुंह करके दौड़ता चला गया। इंडिया के बॉर्डर में दाखिल होकर जान में जान आई। मैंने गहरी आह भरकर कहा, मुझे अपने साथियों की मौत का बड़ा दुख है, काश मैं भी उनके साथ ही मर जाता। और यकीन करें, मैं थोड़ी सी कोशिश के बाद आंखों से आंसू जारी करने में कामयाब हो गया। इस दौरान वहाँ इंस्ट्रक्टर कालिदास भी आ गया था। दोनों मेरी मनगढ़ंत कहानी बड़े गौर से सुन रहे थे। मैं साथ साथ उनके चेहरे का भी जायजा लेता। उनके चेहरों पर किसी किस्म का तासुर नहीं था, बिल्कुल सपाट चेहरे हो गए थे। कभी मुझे महसूस होता कि इन्हें मेरी कहानी पर पूरा यकीन है, किसी वक्त लगता कि ये मेरी कहानी को महज एक ड्रामा समझ रहे हैं। मैंने हाथ बांधकर अदाकारी करते हुए कहा, सर मैं आपका दोषी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं अपने साथियों के साथ नहीं मरा। मेरे प्यारे साथी स्वर्गवास हो गए हैं और मैं जिंदा वहाँ से भाग आया हूँ, मगर मेरे पास कोई असलहा नहीं था। मैं पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं आपके सामने पेश हो गया हूँ। अब आपकी मर्जी है, मुझे जो चाहे सजा दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अगर आप मुझे शूट करना चाहते हैं तो बेशक शूट करें। मैं अपने प्यारे साथियों की मौत के बाद खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता। और मैं बात खत्म करने के बाद हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। उस वक्त मुझे अपनी प्यारी बहन याद आ गई थी, जिसको 1947 में एक सिख ने तलवार मारकर शहीद कर दिया था। मेरी आंखों से सिर्फ अपनी बहन को याद करके आंसू जारी थे। लक्ष्मी दयाल कुर्सी छोड़कर मेरे करीब आकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और मेरे कांधे को थपथपाते हुए बोला, मुरली प्रसाद, जो होना था हो गया है। अब रोने से तो वो लोग वापस नहीं आ जाएंगे। इस किस्म के वाकयात तो हमारे साथ होते ही रहते हैं। अब तुम अगले मिशन की तैयारी करो। मैंने रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे हुक्म दिया जाए कि अगला मिशन कब रवाना होगा। मैं सबसे पहले पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करूंगा। इस पर तकरीबकारों का मुतासिब हिंदू इंस्ट्रक्टर कालिदास बोला, अभी तुम ऊपर वाले कमरे में जाकर नहा धोकर आराम करो। रात को तुम्हें अगले मिशन के बारे में तफसील से बताया जाएगा। मैं दिल में बेहद खुश भी हुआ और मुतमईन भी कि मेरी अदाकारी कामयाब साबित हुई है और जिस बात का खतरा था वो टल गया है। मैं किले की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में आ गया, जहाँ पानी के नल के नीचे नहाने के लिए बाल्टी डोंगा पड़ा था। मैं नहाकर ताज़ादम हो गया। इतने में इंस्ट्रक्टर कालिदास ऊपर मेरे पास आ गया। उसने मुझे जेब से सिगरेट निकाल कर दिया। कहने लगा, 2 साल पहले भी इसी तरह पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ झड़प में हमारी पार्टी के 7 आदमी मारे गए थे। ये तो होता ही रहता है। कभी पूरी की पूरी पार्टी बॉर्डर क्रॉस कर जाती है और कभी बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले तजुर्बेकार गाइड के होते हुए भी अचानक बॉर्डर फोर्स से मुठभेड़ हो जाती है और हमारे आदमी कुछ मारे जाते हैं, कुछ भाग कर वापस आ जाते हैं। मैंने कालिदास को अपनी पार्टी की पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ झड़प की झूठी कहानी बड़ी तफसील के साथ सुनाई। वो बड़े गौर से सुनता रहा, फिर बोला, बिल्कुल ऐसा ही होता है भैया। तुम तो पहली दफा बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, हम तो अपने तकरीबकार पाकिस्तान भेजते ही रहते हैं। उस वक्त मैंने दिल में बाकायदा तय कर लिया कि अब इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन जो पाकिस्तान के शहरों में अपने तकरीबकार भेजने से कभी बाज नहीं आएंगे। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं क्या स्कीम बना रहा हूँ और इन लोगों ने मेरे खिलाफ क्या स्कीम तैयार कर रखी है। कालिदास जाने लगा तो बोला, तुम नीचे रसोई में जाकर भोजन कर लो, उसके बाद तुम्हें अगली पार्टी के लीडर से मुलाकात करवाऊंगा। मैं नीचे रसोई में आ गया, जहाँ एक हिंदू बावर्ची गरम गरम फुलके बना रहा था। एक पतीले में दाल थी। मैंने वहीं बैठकर खाना खाया, जेब से सिगरेट निकाल कर पीने लगा, फिर ऊपर उसी कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। इतने दिनों से सफर करता आया था, मेरी आंख लग गई। जब जागा तो कमरे की बत्ती जल रही थी और कालिदास इंस्ट्रक्टर मुझे आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलाकर जगा रहा था। मुरली प्रसाद उठो। जी महाराज। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। कालिदास मुस्कुराया, कहने लगा, नीचे आओ, तुम्हें नई पार्टी के लीडर से मिलाऊंगा। मैं उठकर उसके साथ हो गया। मैंने सीढ़ियां उतरते हुए पूछा, ये पार्टी पाकिस्तान कब जा रही है? मैं बड़ा खुश था कि एक और तकरीबकार पार्टी को नीस्तो नाबूद करने का मौका मिल रहा होगा। कुछ नहीं तो इस पार्टी में 4-5 हिंदू तकरीबकार तो जरूर होंगे। कालिदास बोला, तुम्हारे समेत 4 आदमी होंगे, मगर इस बार तुम अमृतसर अटारी वाले बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होगे। ठीक है सर। वो मुझे तकरीबकारी के ट्रेनिंग सेंटर के चीफ लक्ष्मी दयाल के कमरे में ले आया। वो चाय पी रहा था। उसने मुझे चाय बनाकर दी और बड़े राजदाराना अंदाज में कहने लगा, तुम्हारे साथ 3 और आदमी होंगे। ये बड़े पुराने स्मगलर हैं और बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। इस बार ये पाकिस्तान में हमारे लिए बमों के धमाके करने जा रहे हैं। हम इन्हें भारी रकम अदा कर रहे हैं। वैसे भी चूंकि वो हमारी तरह हिंदू हैं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबकारी पर बड़ी आसानी से तैयार हो गए हैं। इसके बावजूद हम उन्हें मुआवजा भी देंगे। तुम इस पार्टी के लीडर होगे। मैं दिल में बेहद खुश हुआ कि ये लोग मुझ पर किस कदर एतमाद कर रहे हैं। मेरी अदाकारी वाकई काम कर गई थी। मैंने कहा, सर आपका धन्यवाद हो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस बार पाकिस्तान जाकर वो तबाही मचाऊंगा कि वहाँ के लोग मुद्दतों याद करेंगे। लक्ष्मी दयाल ने कालिदास की तरफ मुस्कुरा कर देखा। कालिदास, हमें ऐसे जवान चाहिए जो शिवाजी मरहट्टे का रोल अदा कर सकें। वो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, 3 आदमी रात को यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हारी पार्टी रात के ठीक 12 बजे यहाँ से एक खास ट्रक में अमृतसर की तरफ रवाना होगी। रेलगाड़ी में हम तुम्हें इसलिए नहीं भेज रहे कि हम इस मिशन को खुफिया रखना चाहते हैं। अमृतसर से तुम्हें एक गाँव में ले जाया जाएगा।
वहाँ तुम्हें ट्रक छोड़कर वापस आ जाएगा। आगे एक सिख स्मगलर तुम लोगों को एक खास जगह से बॉर्डर क्रॉस करवाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक खुफिया जगह पर ले जाएगा, जहां हमारा आदमी तुम्हें बताएगा कि तुम लोगों ने पाकिस्तान के किस किस शहर में बमों के धमाके करने हैं। कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। मैंने कहा सर सब ठीक है, मैं तो अभी रवाना होने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी दयाल उठकर मेरे पास आया, मेरे शाने को सहलाते हुए बोला, शाबाश, हमें तुम्हारे जैसे अग्रवादी और पाकिस्तान के दुश्मन चाहिए। अब तुम जाकर आराम करो, जब वो आदमी आएंगे तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। मैं नमस्कार करके ऊपर कमरे में आ गया। ये सोचकर खुश हो रहा था कि मुझे एक बार फिर पाकिस्तान के दुश्मनों को मौत के घाट उतारने का मौका मिल रहा है। अफसोस इस बात का था कि मेरे पास धमाका खेज महलूल की शीशी नहीं थी। इस दफा मुझे उन लोगों को दूसरी तरह से हलाक करना था। मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक तजुर्बेकार कमांडो के पास अपने दुश्मन को हलाक करने के वास्ते कई तरीके होते हैं। मैं सिगरेट पीता और सोचता रहा इस बार इन तकरीबकारों को किस तरह हलाक करूंगा। इतने में इंस्ट्रक्टर कालिदास भी आ गया। वो मुझसे हमारे नए मिशन और नई पार्टी के आदमियों के बारे में बातें करने लगा। उसने मुझे खास तौर पर कहा, मुरली प्रसाद, तुम्हारे साथ जो आदमी जा रहे हैं ये लोग पेशावर स्मगलर हैं, तुम्हें इन पर निगाह रखनी होगी। पाकिस्तान पहुंचकर उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना, अपनी निगरानी में उनसे बम लगवाना। मैंने बड़ी शान से कहा, सर आप फिक्र ही न करें, मैं उनकी पूरी निगरानी करूंगा और उन पर कड़ी निगाह रखूंगा, हर एक से उसकी ड्यूटी पूरी लूंगा। शाबाश। कालिदास ने वहीं चाय मंगवा ली। हम चाय पीते और बातें करते रहे। कालिदास कहने लगा, तुम इस बार पहला बम का धमाका लाहौर के रेलवे स्टेशन पर करोगे। हमने ग्वाल मंडी में बम धमाके का प्रोग्राम तब्दील कर दिया है, वहाँ तुम 2 दिन बाद धमाका करोगे। मैंने बड़े मसनूई जोश के साथ कहा, सर मैं तो सबसे पहले ग्वाल मंडी में धमाका करना चाहता था, क्योंकि वहीं मेरे माता पिता जलकर मर गए थे। कालिदास ने मेरी बात को टोक कर कहा, मर गए थे न कहो, स्वर्गवास हो गए थे कहा करो। फौरन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं असल में मुसलमान था, अगरचे मैंने हिंदू का रूप धार रखा था, मगर मैं बोलते वक्त इन लोगों के खास मौके पर बोले जाने वाले अल्फाज भूल जाता। मैंने जल्दी से कहा, स्वर्गवास हो गए थे। इस तरह अपने नए मिशन पर गुफ्तगू करते रात के 11:30 बज गए। नीचे से एक आदमी ने आकर इत्तला दी कि बाहर से 3 मेहमान आ गए हैं। कालिदास बोला, जल्दी से नीचे आओ, कोई खास चीज साथ ले जानी है तो वो भी ले लो, तुम्हें यहीं से अमृतसर अट्टारी बॉर्डर की तरफ रवाना होना है। नीचे लक्ष्मी दयाल के कमरे में 3 देहाती किस्म के आदमी बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। लक्ष्मी दयाल ने उनका तारुफ करवाते हुए कहा, मुरली प्रसाद, ये तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं। फिर उसने उन सब के बारी बारी नाम बताए। सब ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लक्ष्मी दयाल उन्हें समझाने लगा, मुरली प्रसाद तुम्हारा पार्टी लीडर होगा, तुम्हें इसकी हर बात, इसका हर हुक्म मानना होगा, जैसे ये कहेगा तुम वैसे ही करोगे। तीनों आदमियों ने सर हिलाते हुए बारी बारी कहा, साहब हम वैसा ही करेंगे जैसा ये लीडर हमें बताएगा। तीनों आदमी पक्की उम्र के थे और चेहरे मोहरे से बड़े तजुर्बेकार और चालाक लग रहे थे। हमने वहीं बैठकर चाय पी। बाहर किसी ट्रक के कले के अहाते में दाखिल होने और फिर रुकने की आवाज आई। कालिदास ने कहा, ट्रक आ गया है, भगवान का नाम लेकर चल पड़ो। हम बाहर निकल आए। लक्ष्मी दयाल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर राजदारी से कहा, मुरली, अमृतसर के करीब गांव में जहां ये ट्रक तुम लोगों को छोड़ेगा, वहां तुम्हें हमारा खास आदमी मिलेगा जिसका नाम हरभजन सिंह है। वहां से तुम्हारा पार्टी लीडर हरभजन सिंह होगा, वही तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। जरा होशियार रहना, मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने कहा, सर मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, ये मिशन भगवान की कृपा से हमारा सबसे कामयाब मिशन होगा। लक्ष्मी दयाल ने मेरे कंधे पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश, जाओ और ठहरो। उसने बटवे में से मुझे 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया, ये अपने पास रखो। वैसे हरभजन सिंह के पास काफी रकम होगी, तुम्हें जितनी जरूरत हो उससे ले लेना। उसे मैंने खास तौर पर कहलवा भेजा है कि वो तुम्हारा खास ख्याल रखे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 तकरीबकारों को हलाक करने के बाद मेरे साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाएगा। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मेरी मनगढ़ंत कहानी का एतबार भी करेंगे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मुझ पर एतबार कर लिया था, बल्कि मुझे पहले से ज्यादा एतमाद में ले लिया था। ट्रक आम साइज के ट्रकों जैसा था, सिर्फ उसकी बॉडी ऊपर से बंद थी। दोनों साइडों पर खिड़कियां बनी हुई थी। अंदर आमने सामने सिर्फ 2 बेंचों की तरह सीटें थी। सीटों पर तकिए पड़े थे। हम सवार हो गए तो ट्रक चल पड़ा। तीनों आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ खुल गए और हम आपस में बेतकल्लुफ हो गए। उनकी तरफ से ज्यादा बेतकल्लुफी का इजहार हो रहा था। ये तीनों हिंदू थे। इनके बयान के मुताबिक बॉर्डर पर स्मगलिंग उनका पेशा था, मगर लक्ष्मी दयाल ने उन्हें भारी रकम देने का वादा किया है, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान के शहरों में बम लगाने जा रहे हैं। एक आदमी जिसका नाम सुखबीर था कहने लगा, महाराज हमने आधी रकम दिल्ली में ही उनसे वसूल कर ली है, क्या मालूम ये बाद में मुकर जाएं। मैंने लक्ष्मी दयाल की तरफ देखते हुए कहा, नहीं भाई, यहाँ इस किस्म की बात नहीं होती। जितनी रकम बाकी है वो जब तुम पाकिस्तान में अपना काम पूरा कर लोगे तो तुम्हें उसी वक्त अदा कर दी जाएगी। दिल्ली से अमृतसर तक का बड़ा लंबा सफर था। ट्रक जब जमुना का पुल पार करने के बाद शहर के मजाफात से गुजरता हुआ जीटी रोड पर आया तो मैंने कहा, दोस्तों मुझे तो नींद आ रही है, मेरा ख्याल है तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। मैं सीट पर सरहाने पर सर रख कर लेट गया। एक आदमी सामने वाली बेंच पर लेट गया। बाकी दोनों बेंच के कोनों पर आमने सामने बैठे सिगरेट पीते और बातें करते रहे। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर उसका क्लीनर लड़का बैठा हुआ था।
ट्रक का पिछला हिस्सा आधा बंद था, ऊपर से खूब हवा अंदर आ रही थी। मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। रात के 4 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। मुझे सुखबीर ने बताया कि रात के 4 बज गए हैं। हम लोग रात के पिछले पहर को भी रात ही कहते हैं, तावक्ते के सुबह न हो जाए। मैंने सुखबीर से पूछा, सुखबीर हम कहाँ तक आ गए हैं? वो बोला, बस जी मीरठ गुजर गया है, आगे मुजफ्फरनगर आएगा, फिर सहारनपुर और आगे अंबाला। ट्रक मुजफ्फरनगर रुक गया। जहां उतरकर हमने लारी अड्डे की कैंटीन पर चाय पी, कुछ देर आराम किया। उसके बाद ट्रक जीटी रोड पर सहारनपुर की जानिब रवाना हो गया। मुजफ्फरनगर में ही दिन निकल आया, मगर नाश्ता हमने मुजफ्फरनगर से आगे एक छोटे से शहर देवबंद में किया। यहाँ से ट्रक रवाना हुआ तो दोपहर से थोड़ा पहले हम सहारनपुर पहुंच गए। सहारनपुर थोड़ी देर के लिए रुके, उसके बाद अंबाला आ गया। मुझे पंजाब की डीआईजी पुलिस की तवाइफ बीवी हरपाल कौर याद आ गई। अंबाले से हम लुधियाने और फिर जालंधर पहुंच गए। यहाँ से अमृतसर 40 मील के करीब ही था। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। अमृतसर के सीढ़ियों वाले पुल के ट्रकों के अड्डे पर ट्रक खड़ा हो गया, जहाँ हमने खाना खाया। ट्रक का ड्राइवर हमारी खातिरदारी में लगा हुआ था। हमें अमृतसर के सरहदी गांव अटारी पहुंचाने की उसकी ड्यूटी थी। वो हर स्टेशन पर जहां ट्रक रुकता था हमें आकर पूछ लेता कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हमारे नाश्ते, चाय, सिगरेट और खाने वगैरह का बिल भी अदा करता। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हों। खाना वगैरह खाने के बाद हम ट्रक में सवार हो गए। ड्राइवर ने हमें बताया कि अब हम अट्टारी बॉर्डर वाले गांव में ही जाकर रुकेंगे। ट्रक की खिड़कियां बंद कर दो, यहाँ पाकिस्तानी जासूस भी होते हैं। ड्राइवर की हिदायत पर हमने ट्रक की खिड़कियां बंद कर दी। ट्रक में अंधेरा हो गया। पीछे जो ट्रक का आधा हिस्सा खुला था, ड्राइवर ने उस पर भी तरपाल डाल दी। मैंने कहा, यार अंदर तो अंधेरा हो गया है। सुखबीर बोला, कोई बात नहीं भाया जी, अट्टारी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर सारी खिड़कियां खोल दी। ट्रक एक तरफ घूमकर आगे को चल पड़ा। मुझे लगा कि ट्रक एक चढ़ाई पर चढ़ रहा है। ये अमृतसर के रेलवे पुल की चढ़ाई थी, जहां से ट्रक सीधा चलने लगा। हम अंधेरे में बैठे थे। ट्रक कोई 10-1 मिनट चलता रहा। उसने एक मोड़ काटा, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर चल पड़ा, मगर उसकी रफ्तार बड़ी आहिस्ता थी। फिर एक तरफ को घूम कर रुक गया। ड्राइवर ने आकर पीछे दरवाजे पर पड़ी हुई तरपाल उतार दी और लोहे का कुंडा उतार कर दरवाजे का आधा हिस्सा भी नीचे गिरा दिया। ट्रक में बाहर की रोशनी आ गई। ये रोशनी सामने लगे एक खंबे पर जलते बल्ब की थी। खंबे की रोशनी में मुझे 3 वर्दी पोश सिपाही, जिन्होंने राइफलें उठा रखी थी, ट्रक की तरफ तेज तेज चलते नजर आए। मैंने दिल में फौरन कहा, दोस्त फंस गए हो। मेरी पार्टी के 3 आदमी छलांगे लगाकर ट्रक से उतर गए। मैं अभी तक अजीब उलझन में बेंच पर ही बैठा हुआ था कि एक सिख वर्दी पोश सिपाही ने ट्रक के पास आकर कहा, नीचे आओ तुम भी। मेरी पार्टी के आदमी हंस हंस कर सिपाहियों से बातें करने लगे। एक ने उनमें से किसी हवालदार को मुखातिब करके कहा, बच्चन सिंह संभालो अपने आदमी को। 3 सिपाही, जिनमें हवालदार बच्चन सिंह भी था, ट्रक में आ गए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर खींचकर नीचे उतारा। 2 सिपाही राइफलें लेकर मेरे दाएं बाएं हो गए। मैंने कहा, तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हवालदार बच्चन सिंह ने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा और गाली देकर कहा, तुम्हें पाकिस्तान ले जा रहे हैं। मुझे मेरी गफलत और बेसमझी की सजा मिल रही थी। इन लोगों ने बड़ी मक्कारी और अक्लमंदी से मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। आरएसएस की तकरीबकार ट्रेनिंग सेंटर का लक्ष्मी दयाल और कालिदास मुझसे ज्यादा चालाक और होशियार साबित हुए थे। मैंने उनके सामने जो कहानी घड़कर बयान की थी, उससे वो समझ गए थे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ और पार्टी के आदमियों को मैंने ही हलाक किया है, और ये कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ। खुद मुझे अपनी हिरासत में लेकर पूछगिछ करने की बजाय उन्होंने बाकायदा स्कीम बनाकर मुझे अमृतसर जेल के हवाले कर दिया था, जहां से मेरा भागना इतना आसान नहीं था। जो हकायक मुझे बाद में मालूम हुए, उनकी थोड़ी सी झलक आपके सामने बयान करते चलें। इंडिया के मशरकी पंजाब में 7 जेल खाने अपनी बर्बरियत और पाकिस्तानी शहरियों के साथ गैर इंसानी दरिंदों जैसा सलूक करने में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इनमें नाबका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और लुधियाना के जेल खाने हैं। इन जेल खानों में बड़ा जालिम अमला रखा जाता है। इन जेलों में जराइम पेशा कातिल और डाकुओं के साथ इन पाकिस्तानियों को भी कैद रखा जाता है, जिन्हें भारत में वीजे की मुद्दत गुजर जाने के बाद पकड़ लिया जाता है। या बॉर्डर पर कोई देहाती भूलकर इंडिया के बॉर्डर वाले किसी खेत में दाखिल हो जाता है तो उसे भी पकड़कर उनमें से किसी जेल में डाल दिया जाता है। उन सब पर यही इल्जाम लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान के जासूस हैं। आज भी इन जेलों में ऐसे कितने ही बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी तशद्दुद और कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल या वाली वारिस नहीं। ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जिन्हें उनके कुंबों के साथ पकड़ लिया गया। इन जेलों में मासूम पाकिस्तानी बच्चे भी अपनी माओं के साथ कैद हैं। उनको रोज मारा पीटा जाता है और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, बताओ भारत में और कितने पाकिस्तानी जासूस हैं? इन बेगुनाह पाकिस्तानियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, चुनाचे उन पर हौलनाक तशद्दुद किया जाता है और उनमें से कोई पाकिस्तानी तशद्दुद से हलाक हो जाता है तो उसे वहीं गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है। ये हकायक उन पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा अहम हैं जो इंडिया की फिल्में बड़े शौक से देखते हैं। हवालदार बच्चन सिंह तो जब भी मेरी कोठरी के करीब से गुजरता तो मुझे गाली देता, बुलाओ अपने पाकिस्तान को, कहाँ है तुम्हारा पाकिस्तान?
मुझे उसी वक्त मालूम हो गया कि ये अमृतसर की जेल है। इस जेल में पाकिस्तानियों पर होने वाले जुल्म सितम की कहानियां मैं दिल्ली बम्बई में बहुत सुन चुका था। अब मैं खुद वहाँ जुल्म सितम सहने के लिए लाया गया था। 2 आदमी मुझे घसीट कर एक कोठरी में ले आए और उसका सलाखों वाला दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ, अमृतसर की जेल की 2 लंबी बैरकें थीं। इन बैरकों में छोटी छोटी कितनी ही कोठरियां थीं। ये कैदियों की कोठरियां थीं जिन्हें जेल की इस्तिलाह में चक्कियां कहा जाता है। ये कोठरियां कोई 10 फुट लंबी 11-12 फुट चौड़ी थी। इनमें 3-3, 4-4 कैदियों को जानवरों की तरह रखा जाता था। मैं चूंकि नया नया आया था और मुझसे पूछगिछ का सिलसिला जारी था, इसलिए मुझे जुनूबी बैरक की कोठरी में अकेला रखा गया था। मुझे कोठरी में पड़े मुश्किल से 5 दिन गुजरे होंगे कि मेरे पांव में लोहे की बेड़ियां डाल दी गईं और उसी तरह उठाकर जेल के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में ले जाया गया, जिसके कमरे के बाहर SSP लिखा हुआ था। अंदर जाकर देखा कि वो एक सिख था जिसकी आंखें लोमड़ी की आंखों की मुशाबहत रखती थी। उसने सिपाहियों को एक तरफ खड़े होने का इशारा किया और 10-15 सेकंड तक घूरने के बाद कहने लगा, यहाँ भारत में और कौन कौन से पाकिस्तानी जासूस हैं? मैंने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। इस सुपरिटेंडेंट का पूरा नाम सुखविंदर सिंह दुग्गल था। उसने एक ऐसी बात कह दी जिससे मेरे अंदर हौसला पैदा हो गया। कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हिंदू होकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हो। इसका मतलब था कि ये लोग मुझे हिंदू ही समझ रहे थे। मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा, सरदार साहब, इन लोगों को मेरे बारे में गलत रिपोर्ट मिली है। मैं देशभक्त हूँ, इसलिए पाकिस्तान के शहरों में बम लगाने जा रहा था। दुग्गल सिंह इस दौरान टिकटिकी बांधे मुझे देखता रहा। कहने लगा, मगर तुमने तो अपनी पार्टी के सारे आदमियों को मार डाला। हिंदू होकर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर फोर्स से मुकाबला हो गया और मेरे साथी उनकी फायरिंग से हलाक हो गए। ऐसा लग रहा था कि मेरी बातों का दुग्गल सिंह पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने एक फाइल खोलकर सामने रखी, मुझसे पूछा, तुम ब्राह्मण हिंदू हो? मैंने कहा, जी हाँ, ब्राह्मण हिंदू हूँ। मेरा नाम मुरली प्रसाद है। दुग्गल सिंह ने एक सिपाही को बोला, इसकी पतलून उतारो। सिपाही ने फौरन ऑर्डर पर अमल करते हुए मेरी पतलून उतार दी। मेरे मुसलमान होने का हतमी सबूत उन्हें मिल गया। दुग्गल सिंह ने मुझे और पाकिस्तान को गाली देकर कहा, मेरा नाम दुग्गल है, सुखविंदर सिंह दुग्गल। मैं तो पाकिस्तानी जासूस को उसकी चाल से पहचान लेता हूँ। ले जाओ इसे, सुबह इसकी खबर लूंगा। देखता हूँ कैसे ये अपने साथी जासूसों के नाम नहीं बताता। मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ी थीं। मेरा खेल खत्म हो गया था। अब शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। सिपाही मुझे खींचते हुए बाहर ले गए। बाहर ले जाकर उन्होंने मेरी मार कुटाई शुरू कर दी। वो मुझे लातें और घूंसे मार रहे थे और पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे। वो मुझे घसीटते हुए वहां से ले गए, कोठरी में बंद कर दिया। मैं कमांडो था, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ इस तरह से मारा पीटा था कि मेरा सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। थोड़ी देर गुजरी होगी, हवालदार बच्चन सिंह एक आदमी के साथ अंदर आ गया। उन्होंने आते ही मुझ पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। मैं जवाब में उनकी गर्दनें तोड़ सकता था, लेकिन अगर ऐसा करता तो मुझे वहीं शूट कर दिया जाता। फिर उन्हें मुझे हलाक करने का जवाब मिल जाता। मैं उनकी पिटाई सहता रहा और यही कहता रहा कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं बॉर्डर के गांव आया हुआ था। गलती से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गया हूँ। और राष्ट्रीय सेवक संघ में तेरा बाप गया था, वहाँ क्या लेने गए थे? हवालदार बच्चन सिंह ने ये कहकर एक बार फिर मेरी पिटाई शुरू कर दी। वो इस बेदर्दी से मुझे पीट रहा था जैसे मैं उसका अजली दुश्मन हूँ। इसमें कोई शक भी नहीं था। भारत का हिंदू और हर सिख पाकिस्तान के मुसलमान को अपना असली दुश्मन समझता है। जब वो मुझे मार मार कर थक गया तो दूसरे आदमी ने मेरी कुटाई शुरू कर दी। उस वक्त मैंने अब भी कमांडो ट्रेनिंग से काम लेते हुए अपने जिस्म को सख्त बना लिया और अपने ऊपर बेहोशी तारी कर ली। मेरा जिस्म बेहिस हो गया था, मगर मैं पूरी तरह से होश में था और इन लोगों को नीम व आंखों से देख रहा था। मुझे फर्श पर बेहिस पड़ा देखकर वो लोग रुक गए। जो आदमी मुझे पीट रहा था उसने कहा, हवालदार, ये तो मर गया है। और नहीं हुए, इसे अभी नहीं मारना, इसे दूसरे पाकिस्तानी जासूसों का पूछ कर मारना है। उन्होंने मेरी नब्ज देखी और मुझे वहीं छोड़कर चले गए। सारी रात मैंने जगह जगह से दर्द करते जिस्म की अजियत बर्दाश्त करते गुजार दी। सुबह हुई तो मुझे कोठरी से निकाल कर एक दूसरी कोठरी में पहुंचा दिया गया। उस कोठरी में छत के साथ 2 जंजीरें लटक रही थी। दीवार के साथ 2-3 स्टूल पड़े थे। एक तरफ लोहे का शिकंजा दीवार के साथ लटक रहा था। मुझे फर्श पर फेंक दिया गया। एक आदमी छत की जंजीर को इधर उधर करने लगा। इतने में दुग्गल सिंह 2 आदमियों के साथ अंदर आकर स्टूल पर बैठ गया। उसने मुझसे पूछगिछ शुरू कर दी। अगर तुम मुझे अपने साथी जासूसों के नाम पते बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें न सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान भी भिजवा दूंगा। क्या कहते हो? तुम्हारे साथी कौन कौन हैं और भारत के किस किस शहर में हैं? मैंने दर्द की टीसें बर्दाश्त करते हुए कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। दुग्गल सिंह ने इशारा किया। 2 आदमी आगे बढ़े। एक ने मेरे पांव जंजीर के साथ बांधे, दूसरे आदमी ने दूसरी जंजीर को खींचना शुरू कर दिया। ऊपर चरखी लगी थी। मैं उल्टा होकर लटक गया। मेरा सर फर्श से कोई 5 फुट ऊंचा था। बाहर से मिट्टी का एक बड़ा प्याला लाकर मेरे सर के नीचे रख दिया गया। उसमें से धुआं उठ रहा था। ये धुआं मेरी नाक और मुंह में घुसने लगा। ये हरमल का धुआं था। मैंने सांस रोक ली, लेकिन कब तक? सांस लिया तो सारा धुआं मेरे फेफड़ों में दाखिल हो गया। मुझे बेख्तियार खांसी आ गई। मेरी जंजीर को एक आदमी ने बांस से पकड़ रखा था। दुग्गल सिंह की आवाज आई,
अब भी बता दो तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ कहाँ पर हैं। उनकी निशानदही कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। उसके साथ ही धुआं एक बार फिर मेरे मुंह और नाक के रास्ते फेफड़ों में भर गया और मैं बुरी तरह खांसने लगा। मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर मर्द मोमिन कमांडर कमाल शाह ने होशंगाबाद के जंगल में बड़ी जबरदस्त और हर किस्म की अजियत बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग दी थी, मगर मुझे धुनी नहीं दी थी। मुझे जो धुनी दी जा रही थी उसने मुझे बेहाल कर दिया था। अगरचे मैं सख्त जान था मगर आखिर इंसान था। जब तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और मेरा सांस रुकने लगा तो मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं स्टूल पर बैठा हुआ था। 2 आदमियों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था। मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे और मेरा सर लोहे के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। दुग्गल सिंह मेरे सामने स्टूल पर बैठा था। मुझे होश में आता देखकर उसने मुझसे कहा, बताओ तुम्हारे साथी जासूस कहाँ कहाँ पर हैं। मैंने कहा मैं जासूस नहीं हूँ। यकीन करें धूनी ने मेरे जिस्म की सारी ताकत छीन ली थी। मुझे शिकंजे में कसा जाने लगा। जब मुझे अपनी खोपड़ी चटकती हुई महसूस होने लगी तो मैंने कहा, क्यों ना इन लोगों को झूठ मूठ 2-4 मुसलमानों के नाम बता दूं और पते भी गलत सलत लिखवा दूं। आप ही ढूंढते फिरेंगे, कम से कम मेरी जान तो इस अजाब से बचेगी। मैंने हाथ उठाकर कहा, बताता हूँ। उस वक्त शिकंजा ढीला हो गया। दुग्गल सिंह ने इशारा किया। मेरे सर से शिकंजा उतार लिया गया। मुझे पानी पिलाया गया। दुग्गल सिंह खुश होकर कहने लगा, पहले बता देते तो क्या हर्ज था। खैर बताओ, क्या नाम है तुम्हारे साथी जासूसों के और वो कहाँ कहाँ पर हैं। पानी पीने के बाद मेरी हालत कुछ संभल गई। मैंने कहा, मेरा सिर्फ एक ही साथी जासूस है, उसका नाम खुदा बख्श है। वो नागपुर के मोहल्ला चांदीवाला के मकान नंबर 15 में रहता है। नागपुर शहर का नाम मैंने इसलिए लिया था कि वो वहाँ से बहुत दूर था। इस तरह भी उन्हें 2-4 दिन लग जाते। दुग्गल सिंह ने फाइल पर ये नाम और पता लिख लिया। फिर मुझसे मुखातिब होकर पूछा, दिल्ली में तुम जिस आदमी गुल खान के पास रहते थे, तुमने उसका नाम नहीं लिया, वो भी तुम्हारा साथी है। मैं संभल गया। गुल खान पर शक पड़ना कुदरती बात थी। जाहिर है गुल खान ने ही मुझे उस मुतासिर मुसलमान रहीम बख्श के जरिए तकरीबकार ट्रेनिंग सेंटर राष्ट्रीय सेवक संघ के डायरेक्टर लक्ष्मी दयाल से मिलाया था और उसी की सिफारिश पर मुझे हिंदू समझकर भर्ती किया गया था। इस एतबार से गुल खान का पकड़ा जाना यकीनी था। रहीम बख्श ने तो ये कहकर जान छुड़वा ली होगी कि गुल खान उसे लेकर मेरे पास आया था। मेरा उस जासूस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सोचने लगा, न जाने हमारे इस मास्टर स्पाई गुल खान पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो जरूर रूपोश हो गया होगा। एक और बात भी मुझे मुसलसल परेशान किए हुए थी। इन लोगों को अभी मेरे साबिका रिकॉर्ड का इल्म नहीं हुआ था। उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं हो सका था कि मैं वही कमांडो हूँ जिसने भोपाल लाइन पर असलहे से भरी हुई फौजी ट्रेन और द्वारका फोर्ट का फौजी गोला बारूद का जखीरा उड़ाया था और राजस्थान के एटमी सेंटर में भी मैंने ही धमाका किया था। ये मेरी खुशकिस्मती थी। लक्ष्मी दयाल ने मुझे दिल्ली पुलिस के हवाले करने के बजाय रातों रात अमृतसर की जेल में रवाना कर दिया था। इसकी वजह मुझे बाद में मालूम हुई और वो ये थी कि दुग्गल सिंह लक्ष्मी दयाल का दोस्त था और वो चाहता था कि अमृतसर जेल में मुझे टॉर्चर करके मुझसे दूसरे पाकिस्तानी जासूसों के बारे में मालूमात हासिल की जाएं। अगर वो मुझे दिल्ली पुलिस के हवाले कर देता तो ऐन मुमकिन था कि मेरा साबिका गुजरात का रिकॉर्ड भी पहुंच जाता और फिर मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाता और इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथों मेरा जिंदा बचना मुश्किल था। मैंने गुल खान के बारे में दुग्गल सिंह सुपरिटेंडेंट अमृतसर जेल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो मेरा साथी नहीं है। मैं उसके आगे अपने आप को हिंदू जाहिर करके उसके यहाँ सिर्फ 2-4 दिन ठहरा हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके राष्ट्रीय सेवक संघ के साथ ताल्लुकात हैं और उसकी सिफारिश से मैं उसमें भर्ती हो सकता हूँ। दुग्गल सिंह ने कहा, इस मामले की तफ्तीश बाद में होगी, पहले तुमने मुझे जो नाम बताया है उसकी तस्दीक हो जाए। याद रखो, अगर तुमने गलत नाम बताया है तो तुम्हें उस कोठरी में फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं सर झुकाकर खामोश हो गया। मुझे पहले वाली मेरी कोठरी में वापस डाल दिया गया।